नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 2 असल धन को करेंगे। यह पाठ तत्सम तद्भव, विराम चिन्ह व अपठित गद्यांश पर आधारित है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला देखते हैं। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? अगला वाक्य है, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। तीसरा वाक्य, दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। चौथा वाक्य है, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। अगला वाक्य, दरबारी शाह के कान भरने लगे। अब देखिए, अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करके लिखिए। मोटे काले शब्द कौन से हैं इसमें? जैसे पहले वाक्य में है दुख, आश्चर्य, दोष। दूसरे वाक्य में है कर्मों, तीसरे में आँखों, चौथे में गांव, पांचवे में कान। तो ये जितने भी मोटे काले रंग के जो भी शब्द हैं उसे हमने यहाँ पर लिखना है। कहाँ पर? तत्सम जो भी रूप होंगे इन शब्दों में से उन्हें यहाँ पर लिखना है, और जो तद्भव होंगे उन्हें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है? उसके समान। किसके समान? अपने स्रोत संस्कृत के समान। ठीक है, कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, ठीक है, पुस्तक, कन्या, आत्मा, ठीक है, आदि। और तद्भव क्या होते हैं? तद्भव का अर्थ होता है उत्स से उत्पन्न। ठीक है, किससे उत्पन्न? जो शब्द संस्कृत से समय के और स्थिति के अनुसार जो हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं, हिंदी में प्रचलित हैं, मतलब उनका रूप बदल दिया गया है तो वो संस्कृत के शब्द, लेकिन उनमें परिवर्तन करके हिंदी में अब उन्हें यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, वे क्या होते हैं? तद्भव। जैसे सप्त है, सप्त वो है संस्कृत का शब्द। ठीक है, अब उसमें परिवर्तन क्या कर लिया गया? सप्त से क्या बन गया? सात बन गया। ठीक है, इसी के अलावा जैसे सर्प है, सर्प उससे बन गया सांप। तो सर्प क्या हुआ? तत्सम, संस्कृत का शब्द। और सांप क्या हुआ? वो तद्भव, जिसका संस्कृत से अब हिंदी में परिवर्तित हो गया हो। ठीक है, तो वो होते हैं तद्भव। तो ये जितने भी मोटे काले अक्षरों वाले शब्द हैं उनमें तत्सम में कौन कौन से आएंगे? आश्चर्य, दोष और कर्म। और तद्भव में कौन से आएंगे? आँख, गांव, कान, दुख। ठीक है, और इसकी पहचान, तत्सम की पहचान आप अधिकतर इस तरह से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर कंडीशन में अगर ऊपर किसी भी शब्द के अगर ऊपर इस तरह के र के रूप का प्रयोग किया जा रहा है, या इस तरह के र के रूप का प्रयोग किया जा रहा है, या संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया जा रहा है आधा न के साथ अगर य है, ठीक है, तो उन सब में जितना भी मतलब ज़्यादातर कंडीशन में क्या होगा? वो तत्सम ही होंगे। ठीक है, क्या होंगे? वो तत्सम ही होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। अब हमें क्या करना है? ये जो शब्द समूह दिए गए हैं उनमें हमें केवल तत्सम पर घेरा लगाना है। अब कौन कौन से शब्द हैं वो देखते हैं। मयूर, मैना, बुलबुल, कौवा। ठीक है, अब इनमें से तत्सम कौन सा है? तत्सम है मयूर। ठीक है, तो इस पे हमें घेरा लगाना है।
अगले में देखते हैं रात, जेवा, आग और चांद। तो इनमें से तत्सम कौन सा होगा? जीवा। इससे भी पहचान कर सकते हैं जो भी हलंत वाले, जो अभी बताया था आपको, संयुक्त भी होते हैं और या हलंत वाले हैं, उनमें क्या होगा, अधिकतर कंडीशन में क्या होगा, तत्सम होंगे वो शब्द। ठीक है। अब अगला देखिए, काम, पैर, हाथ, सूर्य। अब इसमें देखिए कौन सा होगा, आप इससे पता लगा सकते हैं। यहाँ पर र के इस तरह के रूप का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा तत्सम। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। तद्भव पर घेरा लगाना है। पहला देखते हैं, काट, स्थान, गुण, दोष। अब ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये संयुक्त हो गया, दस और थ, इसमें इस तरह के ना का प्रयोग हो गया, इसमें श षटकोण का प्रयोग हो गया। तो ये संस्कृत के शब्द हैं, यानी तत्सम शब्द हैं। तो इनमें से तद्भव क्या हुआ, काट। ठीक है। अगला, दूध, दही, आश्चर्य और बुद्धिमान। अब देखिए इसमें र के इस तरह के रूप का प्रयोग है, इसमें आधा द है, जितने भी आधे हलंत वाले शब्द होते हैं या र के इस तरह के रूप का प्रयोग किया गया है, वो तो होंगे तत्सम। तो इसमें दही क्या है, तद्भव है। ठीक है, दही तद्भव है। और वैसे दुख भी यहाँ पर तद्भव दिया गया है, ये भी तद्भव ही है। अगर दुख इस तरह से लिखा होता, अगर इस तरह से लिखा होता दुख, तो वो होता तत्सम। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया होगा। तो यहाँ पर तो देखा जाए तो दोनों ही ये क्या है, तद्भव है। ठीक है। तो आप दही पर गोला लगा सकते हैं, वो भी आपका सही होगा, और इस पर लगाएंगे वो भी आपका सही होगा। अगला देखते हैं, क्रोध, मोर, धन, सुरक्षित। ठीक है। अब इनमें से, अब ये देखिए र के इस तरह के रूप का प्रयोग हो गया इसमें, है ना। तो शब्द को देखते ही पता चल जाता है कि ये तत्सम है कि तद्भव, अधिकतर कंडीशन में। ठीक है। तो यहाँ पर तद्भव कौन सा होगा, मोर होगा। मयूर से मोर, मयूर क्या है, तत्सम, और उसका तद्भव क्या होगा, मोर होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, खंड क के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए उनके तद्भव रूपों से कीजिए। अब खंड क में है तत्सम, ये क्या है, ये सभी क्या है, तत्सम, और ये सभी क्या है, तद्भव रूप। तो अब हमें इन्हें मिलान करना है। जैसे अश्रु, अश्रु का इससे मिलान होगा, आंसू से। ठीक है। अश्रु का किससे मिलान होगा, आंसू से। ये देखिए, दोबारा देखिए, अश्रु, आंसू। क्षेत्र का खेत से। ठीक है, क्षेत्र का खेत से। निद्रा, निद्रा का किससे होगा, नींद से। जीवा का जेब से, और अक्षी का आंख से। ठीक है। तो इससे ये देखिए, इसमें इस वाले शब्द से, इसमें ये त्र वाले जितने भी हैं, ये ज़्यादातर तत्सम वाले होते हैं। इसमें देखिए द के इस रूप का प्रयोग किया गया, ये हलंत वाला शब्द हो गया, ये श क्षत्रिय वाला। तो उसमें क्या होगा, जहाँ पे श क्षत्रिय वाले होंगे जितने भी अधिकतर शब्द, वहाँ पर तत्सम रूप होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। तो पहला प्रश्न है, मेरे पाँव में डैश चुभ गया, मेरे पाँव में डैश चुभ गया। तो ये कोष्टक में दिया गया है, कंटक, कांटा। तो ये
ये जो भी शब्द है ये एक है इनमें से तत्सम और एक है तद्भव, तो हमें यहाँ पर सही शब्द का चुनाव करना है। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हम यहाँ पर तत्सम शब्द लिखें या तद्भव? तो आप जो भी ब्लैंक है उसके बाद वाला, जो भी बाद वाला शब्द है, जैसे इसका चुभ, ये गिर, ये प्रवेश, ये सिर और ये स्नान, इन शब्दों को देखते हुए हमें उचित शब्द यहाँ पर भरना है कोष्टक में से। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक बार। मेरे पाँव में डैश चुभ गया। तो चुभ क्या है? चुभ क्या है? हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर कांटा आएगा क्योंकि कांटा भी हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। अगला देखिए, पेड़ के डैश गिर गए। गिर, गिर क्या है? ये भी हिंदी का शब्द है। और फिर ये पत्र तो तत्सम रूप हो गया और पत्ते क्या हो गया? तद्भव। तो यहाँ पर क्या आएगा? पत्ते। अगला देखिए, वे कल डैश प्रवेश करेंगे। वे कल डैश प्रवेश करेंगे। तो प्रवेश क्या है? तत्सम रूप है, संस्कृत का शब्द है। तो इन दोनों में से कौन सा है संस्कृत का शब्द? गृह। ठीक है, घर क्या है? तद्भव और गृह क्या है? तत्सम, संस्कृत का शब्द। तो यहाँ पर क्या आएगा? गृह। अगला देखिए, रावण के डैश सिर थे। रावण के डैश सिर थे। सिर क्या है? हिंदी का शब्द है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या आएगा अब? 10। 10 नहीं आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, भगवान को डैश स्नान करवाओ। अब यहाँ पर स्नान क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो इन दोनों में से दुग्ध आएगा। ठीक है, दूध नहीं आएगा, दुग्ध आएगा। दुग्ध स्नान करवाओ। तो इस तरह से आप सही शब्द भर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। यहाँ पर हमें तत्सम लिखना है, यहाँ पर हमें तत्सम रूप लिखना है और यहाँ पे तद्भव। अब चित्र देखते हैं। चित्र किस चीज का है? ये किसका चित्र है? ये नाक का चित्र है। तो नाक का जो है तत्सम शब्द क्या होता है? नासिका। ठीक है, नासिका। और उसका तद्भव रूप क्या होगा? नाक। अब ये चित्र देख ली, अगला चित्र है सूर्य का। तो तत्सम रूप क्या हुआ? सूर्य। और तद्भव क्या होगा उसका? सूरज। अगला चित्र किस चीज का है? पत्ते का। तो तत्सम रूप क्या होगा उसका? पत्र। ठीक है, पत्र। और तद्भव पत्ता। इस तरह से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अगला चित्र है पेड़ का। तो उसका तत्सम होगा वृक्ष और तद्भव रूप होगा। अगला चित्र है उस किसी भी पक्षी का। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम रूप होगा पक्षी और तद्भव होगा पंछी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे स्तंभ क में विराम चिन्ह दिए गए हैं और स्तंभ ख में उनके नाम दिए गए हैं। रेखा खींचकर विराम चिन्हों को उनके नाम से मिलाइए। तो ये कुछ चिन्ह दिए गए हैं और ये उनके नाम हैं, तो हमें सही चिन्ह का उसके नाम से मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए विराम चिन्ह होते क्या हैं? विराम चिन्ह क्या होते हैं?
जैसे हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो हमें कहाँ पर रुकना है, ठीक है, कहाँ पर ठहरना है, कि ताकि हम जो भी वाक्य बोल रहे हैं उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए। उसके लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और लिखित भाषा में तो इनका बहुत ही महत्व है। जब हम कोई वाक्य को लिखते हैं तो कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर ठहरना है, उसके लिए हम जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। अगर हम सही जगह पर सही चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें उस वाक्य का अर्थ अच्छे से स्पष्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो वही चिन्ह ये दिए गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब इसका अर्थ क्या है कि रोको मत जाने दो, ठीक है, कि उसे रोको मत, उसे जाने दो। और अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग कर दें यहाँ पर, रोको मत, या नहीं, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम इस तरह से लिख दें, रोको, और यहाँ पर हमने ये चिन्ह लगा दिया और फिर लिखा मत जाने दो। अब देखिए, अब इसका देखो, यहाँ पर हमने विराम दे दिया, रुक गए हम यहाँ पर, रोको मत जाने दो, कि उसे रोक लो, जाने मत दो। अब दोनों ही वाक्यों का जो है विराम चिन्ह लगाने से अर्थ जो है अलग अलग हो गया। इसका क्या हो गया कि रोको मत जाने दो, और इसका हो गया रोको मत जाने दो, कि रोक लो उसे, जाने मत दो। ठीक है, तो इस तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग कर देने से वाक्य का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है हमें। ठीक है, तो अब जो ये चिन्ह दिया गया है, पहला चिन्ह, ठीक है, ये कौन सा चिन्ह होता है, हम देखते हैं। ये है, होता है निर्देशक चिन्ह, निर्देश देने के लिए। ठीक है, निर्देशक चिन्ह। तो ये देखिए पहले नंबर पर ये है, और इसको किससे मिलान किया हमने, इससे। ठीक है, तो उसके सामने भी हमने एक लिख दिया। ठीक है, ये होता है निर्देशक चिन्ह, जैसे ये दिया गया है। ठीक है, अब अगला देखिए, जिसे हम कोमा कहते हैं, है ना, इसे, ये होता है अल्प विराम, यहाँ पर कि थोड़ा सा, जहाँ पर हमें विराम लगाना होता है, थोड़ा सा मतलब रुकना होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर, इसके सामने भी 2 नंबर। अगला देखिए, इस तरह से दिए गए हैं, ये जो चिन्ह है इसे हम कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये 2 तरह के ऐसे कोमे से दिए गए हैं ना, तो इसे कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो उसका हमने यहाँ पे 3 नंबर लिखा, तो इसके साथ भी 3 नंबर। अब चौथा देखिए, ये है जब भी कोई हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ, या क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तो यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कोई भी प्रश्न, कोई भी हम ऐसा वाक्य होता है, उसके पीछे हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं अंत में, है ना। तो ये क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो 4 नंबर पे हमने प्रश्न सूचक चिन्ह से इसका मिलान कर दिया। अब 5वें नंबर पे है, ये कौन सा चिन्ह हुआ, ये हुआ पूर्ण विराम। कोई भी वाक्य जब खत्म होता है तो उसके अंत में हम, कि वाक्य यहाँ पर खत्म हो गया, ये वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ हमारा पूर्ण विराम। ठीक है, जैसे आप लिखते हो ना, जैसे ये वाला वाक्य यहाँ पर खत्म हो गया तो हमने लगा दिया विराम, ये देखिए पूर्ण विराम लगा दिया, है ना। अब अगला है, ये देखिए, पहले यहाँ पे इस तरह से कोमे थे, अब यहाँ पर देखिए एकल है, एकल, ये दूरा था और ये एकल। ठीक है, यानी एक एक कोमे लगे गए हैं। तो क्या आएगा, एकल उद्धरण चिन्ह। क्या आएगा, एकल उद्धरण चिन्ह। इसके साथ हम इसकी मिलान कर देंगे। अब अगला है ये वाला, ये होता है, इसको देखते हैं हम, कौन सा चिन्ह है ये हमारा, ये है अर्धविराम, अर्धविराम चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इससे हम इसका मिलान कर देंगे। तो ये सभी चिन्ह है, ये है, कौन सा चिन्ह है ये, निर्देशक चिन्ह। ये है अल्प विराम, थोड़ा सा विराम दिया है जहाँ पर, ये है हमारा
दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है हमारा सबसे अंत में यहाँ पर, ये है पूर्ण विराम। ठीक है, अब ये 8वें नंबर पर देखिए, 8वें नंबर पर कौन सा चिन्ह है ये हमारा, ये है योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह। अब जहाँ पर भी हमें दो शब्दों को इस तरह से लिखना होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखना है लाभ और हानि लिखना है हमें, तो हम उसे इस तरह से लिख देते हैं ना। और की जगह पर हम और या की जगह पर हम जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो दो शब्दों को आपस में जोड़ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, लाभ होने हानि हो गया, माता और पिता को हम इस तरह से लिख देते हैं, ये योजक चिन्ह हो गया, इन दोनों को जोड़ने वाला। ठीक है, अब अगला देखिए 9 नंबर पर है, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये देखिए, इससे मिलान करेंगे, विस्मयादि बोधक, जहाँ पर भी हम आश्चर्य हो, हमें हैरानी हो, घृणा का भाव हो, वहाँ पर इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं, वहाँ पर हम क्या लिख करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का, जैसे वाह, वाह कितना सुंदर फूल है, वाह के बाद हमने ये लगा दिया, वाह कितना सुंदर फूल है ना। या ओह, ओह तुम्हें चोट लग गई, ओह, फिर उसके बाद तुम्हें चोट लग गई। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं, उनमें इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय हो, जहाँ पर हैरानी का भाव हो, ठीक है, घृणा का भाव हो। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो वाक्य क्या है, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। अब इसके अंत में कौन सा चिन्ह दिया गया है, ये रहा विराम चिन्ह। ये विराम चिन्ह, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इस तरह के, और इसका क्या नाम है, पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरह के विराम चिन्ह का और पूर्ण विराम होता है ये। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा। अब अगले वाक्य में, हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। ठीक है, कि हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। तो यहाँ पर इस तरह के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और एक इस तरह के चिन्ह का, एक ये वाले चिन्ह का और एक इसमें जो चिन्ह दिया गया है। तो ये होता है एकल उद्धरण चिन्ह और ये होता है पूर्ण विराम। ठीक है, अगला वाक्य, हम एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है। अब इसमें देखिए, ये चिन्ह भी है, ये वाले चिन्ह भी हैं और ये चिन्ह भी है ना। ठीक है, तो ये कौन कौन से चिन्ह हैं, ये हो गया अल्प विराम, ये हो गए दोहरा उद्धरण चिन्ह और ये हो गया प्रश्न सूचक चिन्ह। तो ये यहाँ पर हम विराम चिन्ह लगा देंगे कि कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर उनके नाम। अब अगला देखिए, आंटी आंटी मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवाकर भेजी हैं। अब इसमें भी देखिए, इस चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इसका भी प्रयोग किया गया है, इसका भी प्रयोग किया गया है और विराम पूर्ण विराम का भी प्रयोग किया गया है। तो जितने भी चिन्हों का प्रयोग किया गया है उन्हें हम यहाँ पर लगा देंगे कि कौन कौन से चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह हो गया, अल्प विराम हो गया, कोमा यानी कि विस्मयादि बोधक जहाँ पर हैरानी आश्चर्य का भाव हो, और पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये सभी चिन्हों के नाम लिख दिए यहाँ पर हमने। अब अगला वाक्य है, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, पूर्ण विराम का। ठीक है, पूर्ण विराम हमने यहाँ पर लिख दिया उसका नाम और यहाँ पर चिन्ह लिख दिया हमने। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब हमें इनमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं,
तो ये क्या है, ये वाक्य यहाँ पर खत्म हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे पूर्ण विराम का, इस तरह से। अगला देखिए, मैं चिल्लाया, यह कूड़ा किसने फेंका है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। पहले क्या आया, मैं चिल्लाया, वहां पर थोड़ा सा हमने विराम दिया, अल्प विराम, तो कोमा लगा दिया। और फिर यह कूड़ा, ये यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह की शुरुआत होगी कि यह कूड़ा किसने फेंका है। अब प्रश्न भी है तो यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह और उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह को हमने बंद कर दिया। ठीक है। अब अगला देखिए, आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। ठीक है, आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब, अब ये कहानी का नाम यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ पर एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बड़े भाई साहब। ठीक है, ये कहानी का नाम है, कहानी पढ़ी। अब यहाँ पर वाक्य खत्म है तो पूर्ण विराम। बच्चों क्या कर रहे हो, अब बच्चों के बाद हम थोड़ा सा रुके हैं, बच्चों अल्प विराम। ठीक है, कोमा लगा दिया। क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला देखिए, कचरा इधर उधर मत फेंको, कचरा इधर उधर मत फेंको। तो इधर उधर कैसे शब्द हैं, इनको योजक चिन्ह के द्वारा हम जोड़ देंगे। ठीक है, मत फेंको, फेंको के बाद पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, अरे बाप रे, इतना बड़ा हाथी, तो अरे बाप रे, आश्चर्य का भाव आ गया ना यहाँ पर, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह, इतना बड़ा हाथी, उसके बाद पूर्ण विराम, वाक्य खत्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए शब्दों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश को हमने पढ़ना है तो फटाफट से देख लेते हैं। रेनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। दूसरे दिन 1 अप्रैल थी। सुबह से रेनू के मन में शाम का नज़ारा देखने की बेचैनी थी। जब सब अपने अपने उपहार लेकर जाएंगे और रेवा हैरान होकर सबका मुंह ताकती रह जाएगी, वह और उसकी मम्मी परेशान सी कहेंगी, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं। उस समय सबके चेहरे देखने लायक होंगे। सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा, लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि रेनू ही तो सबका अप्रैल फूल बना रही थी। बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे देखेगी, इसलिए उसे जाना ही होगा। वह भी एक डिब्बे में कागज भरकर उसे सजाकर रेवा के घर गई। उसके घर पहुंची तो देखा कि सब खा पी रहे थे। रेवा ने उसे देखा तो खींच कर अंदर ले गई। सचमुच रेवा का जन्मदिन था। उसे और सबको बुद्धू बनाने के चक्कर में रेनू का ही अप्रैल फूल बन गया। तो फटाफट से इनके प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। रेनू ने सबसे क्या कहा था, क्या कहा था, रेनू ने सबसे कहा था कि रेवा की मम्मी ने सबको रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। अगला प्रश्न, रेनू कौन सा नज़ारा देखना चाहती थी, तो उत्तर है इसका, रेनू रेवा के जन्मदिन का शाम का नज़ारा देखना चाहती थी। अगला प्रश्न, स्कूल में रेनू क्या सोच रही थी, तो उत्तर है, रेनू स्कूल में यह सोच रही थी कि मैं ही सबको अप्रैल फूल बना रही हूँ, इसलिए मुझे शाम को रेवा के घर सबके खिसियाने चेहरे देखने जाना ही पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है, रेवा के घर पहुंचकर रेनू ने क्या देखा, तो उत्तर है, उसने देखा कि सब खा पी रहे हैं और सचमुच रेवा का जन्मदिन है। अगला प्रश्न, रेनू क्या चाहती थी और क्या हुआ, उत्तर है, रेनू सबको अप्रैल फूल बनाना चाहती थी पर इस चक्कर में उसका ही अप्रैल फूल बन गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो पहले ये जो अनुच्छेद दिया गया है इसे हम साथ के साथ पढ़ते जाएंगे और उचित विराम चिन्ह का प्रयोग लगाते जाएंगे। मुरली वाला बोला, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर
उद्धरण चिन्ह, दूसरा उद्धरण चिन्ह शुरू है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे, दूसरा उद्धरण चिन्ह शुरू है कि आपको क्या पता बाबूजी इसकी असली लागत क्या है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, यह तो, एक मिनट, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रुके हैं, दुकानदार मुझे लूट रहा है, तो यहाँ पर वाक्य खत्म है हमारा, तो हमने पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया और यहाँ पर दूसरे उद्धरण चिन्ह को बंद कर दिया। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आप क्यों विश्वास करेंगे, तो प्रश्न सूचक चिन्ह, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। अब वाक्य खत्म, तो पूर्ण विराम चिन्ह, आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। वाक्य खत्म, तो पूर्ण विराम। एक मिनट, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, यहाँ पर रुके हैं, तो अल्प विराम, तब मुझे इस भाव पड़ी है। वाक्य खत्म, ठीक है। अगला प्रश्न, आओ दोहराए से संबंधित निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम क्या बनाएंगे, प्रशंसा, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदी का प्रयोग किया जाएगा, प्रशंसा, ठीक है, इस तरह से। कधा दिया हुआ है तो यहाँ पे हम इसे बनाएंगे कंधा। तत्, दंत, महत, महंत, हिंदी, प्रांत, हंस, ठीक है, दंग, इस तरह से। अब अगले प्रश्न में हमें निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग करना है। र के उचित रूप का जो हमने पाठ 1 में पढ़े थे, ठीक है, ये अनुस्वार भी पढ़ा था हमने और र के उचित रूपों के बारे में भी पढ़ा था। जिस किसी बच्चे ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पाठ को देख सकते हैं, उसमें आपको बताया गया है, ठीक है। तो र के हम इसमें या इस वाले रूप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से ग्राहक बन जाएगा, पहला बन गया प्रभाव, दूसरा ग्राहक, तीसरा भ्रष्ट, आश्चर्य बनाएंगे तो य के ऊपर इस तरह के र के रूप का प्रयोग करेंगे। केंद्र, द के पैर में र यानी पदेन का प्रयोग, ठीक है। इसे बनाएंगे हम कर्मचारी, निर्दयी, इस तरह के र के रूप का प्रयोग, और ये बन जाएगा हमारा प्रसाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग कीजिए, ठीक है। नुक्ता लगाना है जो हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, ज और फ के नीचे, ज और फ के नीचे। अब रोज, रोज बन जाएंगे, रोज, गरज, गर्ज, गरज, टेलीफोन, लिफाफा। अब लिफाफा में इसमें क्या करेंगे हम, ये जो दोनों फ है ना उनके नीचे लगा देते हैं, ठीक है। अगले में जिन्नत, नाज, ठीक है, इस तरह से हमने लगाना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। तो हमें यहाँ पर वाक्य भी बनाना है और अर्थ भी। फूला ना समाना, खुश होना, इसका अर्थ क्या हो गया, खुश होना, ठीक है। तो इसका वाक्य हम कुछ कोई भी बना सकते हैं, कोई भी वाक्य। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, अपनी प्रशंसा सुनकर मोहन फूला
न समाया। ठीक है, अगला देखते हैं, कान भरना। कान भरना का क्या अर्थ है? चुगली करना। ठीक है, तो इसका वाक्य क्या बना सकते हैं? एक पड़ोसन अपनी दूसरे पड़ोसन के कान भर रही थी। कान भरना यानी कि चुगली करना। ठीक है, अगला देखते हैं, दंग रह जाना। या इसका आप कोई और भी वाक्य बना सकते हैं कि जैसे दरबारी दारा के खिलाफ शाह के कान भरने लगे। ठीक है, ये वाक्य भी बना सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हो आप अपनी तरफ से। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, तो इसका क्या बनाएंगे? सोहन के साहसी व्यक्तित्व को देखकर सब दंग रह गए। या कुछ भी, सोहन की निडरता को देखकर सब दंग रह गए। ठीक है, सोहन के साहस को देखकर सब दंग रह गए, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगला मुहावरा है, उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। ठीक है, तो इसका बना सकते हैं कोई भी वाक्य। राम अपना उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना अच्छे से जानता है। या राम अपना उल्लू सीधा करना अच्छे से जानता है, मतलब अपना काम निकलवाना, कि किस तरह से अपना काम निकलवाना है वो अच्छे से जानता है। अगला प्रश्न है, खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों में इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये है खुश होना। ठीक है, खुश होना, तो इसके कौन कौन से भाव हो सकते हैं? कि मन में लड्डू फूटना, मन में लड्डू फूटना, या गदगद होना, गदगद होना, मन में लड्डू फूटना, जमीन पर पाँव ना पड़ना, घी के दिए जलाना, फूला ना समाना। खुश होना के ये सभी भाव हैं, तो हमें इन्हीं भावों के वाक्य बनाने हैं। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया मन में लड्डू फूटना, तो इसका वाक्य बना दिया, अपनी शादी की खबर सुनकर राधा के मन में लड्डू फूटने लगे। अगला है गदगद होना, अपनी सरकारी नौकरी लगने पर श्याम खुशी से गदगद हो गया। अगला क्या है? जमीन पर पाँव न पड़ना, तो इसका वाक्य बना लेते हैं, अपनी तरक्की देखकर रमेश के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। अगला है घी के दिए जलाना, तो इसका वाक्य बनाया हमने, कमल के विदेश से लौटने पर उसके घर वालों ने घी के दिए जलाए। अगला है फूला ना समाना, पूरी कक्षा में प्रथम पुरस्कार मिलने पर किशन फूला ना समाया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। भेदों के नाम बताने हैं, तो सबसे पहले तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को, गुण, स्थिति आदि के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का दूसरा पर्याय क्या है? किसी का नाम। ठीक है, किसी का भी नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, स्थिति हो, भाव हो, गुण हो। ठीक है, और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं।
ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का हमें बोध कराते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, भारत, ठीक है, सतलुज, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होता है? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, किसी विशेष का नहीं, पूरी जाति का बोध कराएं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल हो गया। अब फल में सभी तरह के फल आ गए, चाहे वो आम हो, चाहे केला हो, चाहे सेब हो, चाहे अंगूर, ठीक है। और देश, देश हो गया। देश में भी सभी देश आ गए, चाहे वो भारत देश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो, यानी कि पूरी जाति का बोध हो वहाँ पे हमें, ठीक है। और अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या होता है? जो किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराए, ठीक है। किसी भी गुण का, दोष का, दशा का, स्वभाव का बोध कराए, उसे हम कहते हैं भाववाचक। जैसे गुण दोष क्या हो गए? जैसे गुण हो गया सुंदरता होगी, चतुरता होगी, और दोष क्या हो गया? कुरूपता होगी, ठीक है। और दशा क्या होगी? बुढ़ापा हो गया, यौवन हो गया, ठीक है। और भाव क्या हो गया? क्रोध का भाव, शत्रुता का भाव, आशा का भाव, निराशा का भाव, है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमें इन शब्दों का बताना है कि ये भाववाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो पहला देखते हैं। पहला है मुस्कुराहट। अब ये क्या है? एक तरह का भाव है, ठीक है। मुस्कुराहट क्या है? भाव। तो क्या आएगा यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अगला है, अगला क्या है? किसान। किसान क्या है? किसानों की जाति का हमें यहाँ पे बोध हो रहा है, तो जातिवाचक, ठीक है। किसी एक किसान की बात नहीं हो रही है, सभी किसानों की बात हो रही है। ये अगला भिखारी। भिखारी में भी किसी एक भिखारी का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है, सभी भिखारियों की बात हो रही है, तो ये भी क्या हो गया? जातिवाचक। धुलाई। धुलाई क्या हो गया? ये तो भाव हो गया, भाववाचक संज्ञा। और महाभारत। महाभारत से एकदम हमें महाभारत की याद आ रही है ना, एकदम कहाँ ध्यान जा रहा है हमारा? महाभारत की ओर, ठीक है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। महाभारत, चाहे वो पुस्तक को ध्यान में रखते हुए ले लो आप, ठीक है ना। जैसे रामायण हो गया, क्या हो गया? एक तरह के ग्रंथ हो गए, ठीक है, महाभारत, रामायण। अब प्रेमचंद। प्रेमचंद क्या है? व्यक्तिवाचक। प्रेमचंद जी का यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। जो एक कवि थे, प्रेमचंद, लेखक। दुकान। यहाँ पर दुकानों, सभी दुकानों की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा का भेद। शत्रुता। शत्रुता भाव, शत्रुता का भाव दिया गया है यहाँ पर, तो भाववाचक संज्ञा। शिमला। शिमला स्थान का नाम है ना, हिमाचल में है, जब हिमाचल प्रदेश में, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। विद्यार्थी। अब यहाँ पे सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है, उनकी जाति की बात हो रही है, ठीक है ना। किसी एक विद्यार्थी का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है, तो ये क्या है? जातिवाचक। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, आओ लिखिए। अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे यहाँ पर जो भी है, फिर सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं, नगर निगम अधिकारी को, ठीक है।
नगर पालिका डैश डैश नगर पालिका, जो भी नगर पालिका का यहाँ पर नाम है। अब विषय क्या है हमारा? विषय है सब्जेक्ट हमारे मोहल्ले के पार्क की सफाई के संदर्भ में। महोदय, शास्त्री नगर क्षेत्र का एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले के एमजी पार्क की सफाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे इलाके का सफाई कर्मचारी कई हफ्तों से काम पर नहीं आया है। बच्चे रोज शाम को पार्क में खेलने जाते हैं, पर साफ सफाई ना होने की वजह से वे खेल का आनंद पूरी तरह से नहीं उठा पाते, जिसके कारण उनका शारीरिक व्यायाम नहीं हो पा रहा है और प्रतिदिन सफाई ना हो पाने के कारण बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना रहता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि स्थिति को समझते हुए यथाशीघ्र प्रभावी कदम उठाएं। धन्यवाद। भविद्य सोहनलाल, शास्त्री नगर मोहल्ला निवासी। तो ये था पार्ट 2 असल धन। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।